हम्म, चैप्टर 3। जो लोग आपका हित चाहते हैं उन्हें अपना दोस्त बना लें। पुराना होम टाउन। मैं जिस कस्बे में पला बड़ा उसे सिर्फ 50 साल पहले ही उत्तर के अंतरहीन मैदानी इलाके से अलग किया गया था। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित फेयरव्यू फेयरव्यू नाम का वो कस्बा सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा था और इसका सबूत था वहाँ मौजूद कई सारे काउबॉय काउबॉय बार। कस्बे की मुख्य सड़क पर स्थित हडसन वे कंपनी का डिपार्टमेंट स्टोर सीधे स्थानीय पासिंकों जानवरों को पकड़ने वाले से उदबिलाव फीवर भेड़ियों और कोएटों की खाल खरीदता था। वहाँ करीब 3000 लोग रहते थे और उस इलाके का सबसे करीब स्थित शहर 400 मील दूर था। वहाँ केवल टीवी, वीडियो गेम्स और इंटरनेट का कोई अस्तित्व नहीं था। फेयरव्यू में सहज रूप से खुश रहना आसान काम नहीं था, खासकर बर्फीली ठंड के उन 5 महीनों के दौरान जब दिन में तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे चला जाता था, जबकि रात में तो और भी बुरा हाल होता था। इतनी कड़ाके की ठंड में तो दुनिया बिल्कुल अलग ही महसूस होती है। हमारे कस्बे के पियक्कड़ों को अक्सर मौत जल्दी आती थी। वे सुबह के 3-4 बजे शराब के नशे में सड़क किनारे सिमटे बर्फ के ढेरों पर बेहोश होकर गिर जाते थे और फिर सुबह ढका बर्फ से ढका उनका मुर्दा शरीर अकड़ा पड़ा हुआ मिलता। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे के तापमान पर यूं ही घर से निकल पड़ना कोई समझदारी नहीं है। इतनी ठंड में घर के बाहर खुले में पहली सांस से अंदर जाने वाली शुष्क बर्फीली हवा आपके फेफड़ों को जकड़ लेती है। आँखों की पलकों पर बर्फ की झीनी परत चढ़ जाती है और वे आपस में चिपक सी जाती हैं। अगर आप अभी-अभी नहाकर आए हैं और आपके बाल गीले हैं, तो वो गीलापन पल भर में जमकर बर्फ में बदल जाता है और जब आप घर की गर्माहट में वापस आते हैं, तो बालों की बर्फ पिघलकर पानी की बूंदों के रूप में झड़ने लगती है। खेल के मैदान में लगे स्टील के उपकरणों को बच्चे छूने से बचने लगते हैं। घरों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं ठंड के कारण ऊपर नहीं उड़ पाता, बल्कि बर्फ से ढकी घर की छत और बरामदे में धुंध की तरह फैल जाता है। रात के समय कार के इंजन को हीटर की मदद से गर्म रखना पड़ता है, वरना सुबह ईंधन का प्रवाह बंद हो जाता है और कार चालू नहीं होती। कई बार तो ऐसा करने के बाद भी सुबह-सुबह कार चालू होने से इनकार कर देती है। फिर आप अ, बेवजह बेवजह उसे बार-बार चालू करने की कोशिश करते हैं और कुछ देर बाद उसका स्टार्टर भी शांत पड़ जाता है। फिर आप ठंड से जमी हुई कार की बैटरी को बाहर निकालते हैं और अपनी अकड़ी हुई उँगलियों से उसके बोल्ट को ढीला करते हैं। फिर उसे घर के अंदर ले जाते हैं, जहाँ वो बैटरी घंटों रखी रहती है और उससे पानी झड़ता रहता है। आखिरकार वो इतनी गर्म हो जाती है कि काम कर सके। आप अपनी कार की पीछे की खिड़कियों से बाहर कुछ देख भी नहीं पाते, क्योंकि नवंबर के महीने में ठंड के कारण उन पर पाला पड़ चुका होता है और मई के महीने तक वे ऐसी ही रहती हैं।
अगर आप उन्हें साफ करने के लिए खुरचते हैं तो कार में लगा असबाब, सजावट की सामग्री गीला हो सकता है और ठंड के कारण वो भी जम सकता है। एक बार रात के समय जब मैं एक दोस्त से मिलने गया तो मुझे डॉज चैलेंजर की 1970 मॉडल वाली कार की पैसेंजर सीट पर गियर हैंडल से करीब करीब चिपक कर लगभग 2 घंटे तक बैठना पड़ा। उस समय मुझे कार के सामने के शीशों पर अंदर की ओर से जमी ओस को वोदका से भीगे एक कपड़े से लगातार साफ करना पड़ रहा था ताकि ड्राइवर को रास्ता साफ दिखाई दे सके। मुझे ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि कार का हीटर अचानक ख़राब हो गया था और मज़े की बात ये थी कि हमारे पास रास्ते में रुकने का कोई विकल्प भी नहीं था क्योंकि बर्फ़ की चादर से ढके उस इलाके में बीच में रुकने के लिए कोई जगह थी ही नहीं। घर की पालतू बिल्लियों के लिए तो ये मौसम नर्क के बराबर था। मेरे घर की बिल्ली के कान और पूँछ छोटे हो गए थे क्योंकि हिमदा के कारण दोनों के सिरे गल गए थे। अब वो और आर्कटिक की लोमड़ी जैसी दिखाई देती थी, जिनके शरीर में ये लक्षण क्रमिक विकास से आते हैं क्योंकि उन्हें हर दम भीषण ठंड से निपटना पड़ता है। एक दिन हमारी बिल्ली सभी की नज़रों से बचकर घर से बाहर निकल गई। बाद में वो हमें घर के पिछले दरवाजे की सीमेंट से बनी सीढ़ियों पर बैठी मिली। भारी ठंड के कारण उसकी घनी रोएदार चमड़ी सीढ़ियों से चिपक गई थी। हमने उसे बड़ी सावधानी से सीढ़ियों से अलग किया। सौभाग्य से उसे कोई हानि नहीं हुई। वो बात और है कि कड़ाके की ठंड ने उसका अभिमान चकनाचूर कर दिया था। फेयरव्यू के बिल्लियों को ठंड के मौसम में कारों का खतरा भी बना रहता है, पर बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं था कि बिल्लियां बर्फीली सड़क पर दौड़ते हुए चलती कारों के नीचे आ जाती थीं, क्योंकि ऐसा सिर्फ मूर्ख बिल्लियों के साथ ही होता था। खतरा तो उन कारों से था जो कहीं से आने के बाद अभी अभी खड़ी की गई होती थी। इंजन बंद होने के बाद भी कार का इंजन ब्लॉक कुछ देर गर्म रहता है और बिल्लियां ठंड के मौसम में उस गर्माहट का आनंद लेने के लिए इंजन ब्लॉक पर चढ़कर बैठ जाती थी। पर अगर कोई ड्राइवर बिल्लियों के वहाँ से जाने के पहले ही कार को चालू करके फिर से कहीं जाने वाला हो तो दरअसल गर्माहट पाने के लालच में उलझे पालतू जानवर कई बार इंजन चालू होते ही तेज़ी से घूमते रेडिएटर फैन की चपेट में आ जाते थे। क्योंकि हमारा कस्बा सुदूर उत्तर में स्थित था, इसलिए ठंड के मौसम में वहाँ काफ़ी अंधेरा रहता था। दिसंबर आते आते तो सुबह 9:30 बजे के पहले सूरज तक नहीं उगता था। हम हर रोज़ सुबह अंधेरे में स्कूल जाते थे और जब शाम को सूरज ढलने से पहले घर वापस आते तब भी कोई बहुत उजाला नहीं होता था। फेयरव्यू में गर्मियों के मौसम में भी युवाओं के पास कुछ खास करने को नहीं होता था, पर सर्दियों में तो हालात और भी बदतर हो जाते थे। ऐसे में दोस्तों का महत्व किसी भी और चीज़ से ज़्यादा होता था। मेरा दोस्त क्रिस और उसका चचेरा भाई, उस समय मेरा एक क्रिस नाम का दोस्त था। वो एक चतुर लड़का था। वो काफ़ी कुछ पढ़ता रहता था। उसे उसी किस्म का साइंस फिक्शन पसंद था जो मुझे आकर्षित करता था। रे ब्रैडबरी, रॉबर्ट ए हेनलिन, आर्थर सी क्लार्क द्वारा लिखा गया वो आविष्कारशील लड़का था। उसे इलेक्ट्रॉनिक किट्स, गियर्स और मोटर्स में बड़ी दिलचस्पी थी। उसके अंदर स्वाभाविक तौर पर इंजीनियरों वाले गुण थे, लेकिन उसके परिवार में कोई बड़ी समस्या हो गई
जो उसकी इस प्रतिभा पर हावी हो गई। हालाँकि मुझे नहीं मालूम कि वो समस्या क्या थी। उसकी बहनें भी बड़ी बुद्धिमान थीं। उनके पिता एक मृदुभाषी व्यक्ति थे और माँ दयालु स्वभाव की थी। उसकी बहनों को देखकर तो सब कुछ ठीक ही लगता था, पर घर में क्रिस पर कोई ध्यान नहीं देता था। अपनी स्वाभाविक प्रतिभा और योग्यता के बावजूद वो गुस्सैल, द्वेषपूर्ण और निराशावादी व्यक्ति बन गया था। इसका असर उसकी 1972 मॉडल वाली फोर्ड मिनी वैन पर साफ नज़र आता था, जो नीले रंग की थी। उसकी इस मिनी वैन का बाहरी हिस्सा बार-बार कहीं न कहीं टकराने के कारण अनगिनत सहज जगहों से चिपका हुआ था और उस पर खरोंच के ढेरों निशान थे। इससे भी बदतर ये कि उस मिनी वैन के अंदर भी कई जगह ऐसे निशान थे जो बताते थे कि ये कार कई बार दुर्घटना का शिकार हो चुकी है। क्रिस की वो मिनी वैन शून्यवाद के एक कंकाल जैसी थी। उस पर चिपका बम्पर स्टिकर की वो मिनी वैन स्टिकर भी कमाल का था, जिस पर लिखा था बी अलर्ट, द वर्ल्ड नीड्स मोर लर्ट्स। सतर्क रहो, दुनिया को ऐसे और भी लोगों की ज़रूरत है जो सारी आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल रहते हैं और जिन्हें हर वक्त ये महसूस होता रहता है कि दुनिया की किसी भी चीज़ से उन्हें खुशी नहीं मिल सकती। बम्पर स्टिकर पर लिखा ये संदेश और मिनी वैन की हालत दोनों से निरर्थकता का प्रदर्शन करने वाली विडंबना सामने आती थी। और ये सब यूं ही नहीं था। जब भी क्रिस अपनी मिनी वैन को कहीं टकरा देता था तो उसके पिता मिनी वैन की मरम्मत कर देते और क्रिस को कोई नई चीज़ खरीद कर दे देते। उन्होंने क्रिस को आइसक्रीम बेचने के लिए एक बाइक और एक अन्य वैन भी चला कर दी थी, पर क्रिस को उस बाइक की ज़रा भी परवाह नहीं थी और ना ही उसने कभी आइसक्रीम बेची। वो अक्सर अपने पिता से अपने संबंधों को लेकर असंतोष व्यक्त करता था। उसके पिता बूढ़े हो चुके थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। सालों की तकलीफ़ के बाद जाकर उन्हें ये पता चल सका कि उन्हें कौन-सी बीमारी है। उनके अंदर जब ज़्यादा शक्ति नहीं बची थी, शायद वे अपने बेटे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहे थे और हो सकता है यही कारण रहा हो जिसके चलते उनके रिश्ते में गांठ पड़ गई हो। क्रिस का एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम एड था। वो उम्र में क्रिस से 2 साल छोटा था। मुझे वो पसंद था, पर बस उतना ही जितना आप अपने दोस्त के छोटे चचेरे भाई को पसंद कर सकते हैं। उसका कद लंबा था। वो एक बुद्धिमान, आकर्षक और दिखने में अच्छा लड़का था। वो स्वभाव से मजाकिया भी था और अगर आप उससे उस वक्त मिले होते जब उसकी उम्र करीब 12 साल थी, तो आपको यही लगता कि इस लड़के का भविष्य अच्छा ही होगा। पर जल्द ही वो भी क्रिस की तरह पतन के रास्ते पर चला गया। अब वो भी बस यूं ही जिए जा रहा। एक यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने? एक दार्शनिक सिद्धांत के जीवन का कोई आर्थक अर्थ, कारण या वास्तविक महत्व नहीं है। जिए जा रहा था। उसके जीवन में कोई मकसद नहीं था। हालांकि वो क्रिस की तरह गुस्सैल तो नहीं बना, पर वो उसकी तरह जीवन को लेकर भ्रमित जरूर हो गया। अगर आप एड के दोस्तों से मिले होते तो यही कहते कि शायद उनकी संगत के कारण ही वो पतन की ओर
चला गया। हालाँकि उसके दोस्त उससे अधिक भ्रमित और बिगड़ैल नहीं थे। पर वो उसकी तरह जीवन को लेकर भ्रमित ज़रूर हो गया। अगर आप एड के दोस्तों से मिले होते तो यही कहते कि शायद उनकी संगत के कारण ही वो पतन की ओर चला गया। हालाँकि उसके दोस्त उससे अधिक भ्रमित और बिगड़ैल नहीं थे, पर वे उसकी तरह बुद्धिमान भी नहीं थे। गांजे का इस्तेमाल शुरू करने के बाद भी एड और क्रिस की भी ज़िंदगी में कोई बदलाव आता नज़र नहीं आया। आज के समय में गांजा भी उतनी ही बुरी चीज़ है जितनी शराब। कई बार तो इसका इस्तेमाल कुछ लोगों में सकारात्मक बदलाव भी ले आता है, पर एड और क्रिस के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 70 के दशक में क्रिस, मैं, एड और बाकी कई किशोर लड़के रात के वक्त मस्ती करने के लिए कि अपनी-अपनी गाड़ियों पर सवार होकर घूमने-फिरने निकल जाते थे। हम कस्बे की मुख्य सड़क से रेलवे क्रॉसिंग तक और उसके आगे हाई स्कूल से गुजरते हुए कस्बे के उत्तरी छोर तक चले जाते और कई बार उससे आगे पश्चिम की ओर भी निकल जाते, या फिर हम मुख्य सड़क से होते हुए उत्तरी छोर का चक्कर लगाकर पूर्व की ओर चले जाते। हम बार-बार ये दोहराते थे और जब हम इस तरह शहर के अंदर चक्कर नहीं लगा रहे होते थे, तो आसपास के ग्रामीण लड़कों की ओर निकल जाते ग्रामीण इलाकों की ओर निकल जाते। करीब 100 साल पहले वहाँ का सर्वेक्षण करने वालों ने 3 लाख वर्ग मील में फैले उस पूरे पश्चिमी मैदानी इलाके में एक विशाल ग्रिड लगाई थी। उत्तर दिशा की ओर जाने पर हर 2 मील के अंतराल में पूर्व से पश्चिम की ओर सड़क पत्थर वाली एक सड़क बनी होती थी, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर हर 1 मील के अंतराल में उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसी ही एक सड़क बनी होती थी। इसलिए हमें अपनी गाड़ियों से घूमने-फिरने और मस्ती करने के लिए कभी सड़कों की कमी नहीं पड़ी। किशोर उम्र की व्यर्थता। जिस दिन हम अपने कस्बे या आसपास के ग्रामीण इलाकों का चक्कर नहीं लगा रहे होते थे, उस दिन हम किसी पार्टी में होते थे। कोई युवा वयस्क या कोई वाहियात किस्म का अधिक उम्र वाला वयस्क दोस्तों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल देता था और फिर पार्टी करने के शौकीन हर तरह के लड़कों के लिए वो एक अस्थायी घर बन जाता था। उनमें से कई लड़के ऐसे थे जिन्होंने बेमन से पार्टियों में जाना शुरू किया था और कुछ ऐसे थे जो शराब का एक घूंट पीते ही पार्टी के मूड में आ जाते थे। कभी-कभी तो ये पार्टियाँ यूँ ही अचानक सिर्फ़ इसलिए शुरू हो जाती थी क्योंकि किसी किशोर लड़के के माता-पिता शहर से बाहर गए होते थे और उसका घर खाली होता था। जब ऐसा होता तो घर के आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों पर सवार लोग अक्सर ये गौर कर लेते थे कि फलां घर की बत्तियां देर रात तक जल रही हैं, लेकिन उस घर की कार बाहर लॉन में नहीं खड़ी है, जो हमारे लिए कोई अच्छा संकेत नहीं होता था क्योंकि हालात कभी भी गंभीर रूप से बिगड़ सकते थे। मुझे किशोरों की ये पार्टीज अच्छी नहीं लगती थी। मैं आज उन्हें याद करके भावुक नहीं होता क्योंकि वे वाक़ई निराशाजनक किस्म की होती थीं। इन पार्टीज़ में अ, रोशनी हमेशा मध मध्यम होती थी, जिसमें आत्म चेतना का स्तर न्यूनतम ही रहता था। ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बजते संगीत के कारण किसी का आपस में बातचीत करना भी लगभग असंभव होता था। वैसे भी उस माहौल में बातचीत करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता था।
ऐसी पार्टीज़ में कुछ ऐसे स्थानीय लड़के ज़रूर होते थे जो मानसिक रूप से करीब-करीब विक्षिप्त विक्षिप्त होते थे। वहाँ हर कोई ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीता और धूम्रपान करता। इन पार्टीज़ के माहौल में दमनकारी लक्षणहीनता हावी रहती थी और वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था जो काम का हो। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप वहाँ होने वाली अजीब हरकतों को भी लक्ष्यपूर्ण गतिविधियों में गिनते हों। जैसे हमेशा शांत रहने वाले मेरे एक सहपाठी ने एक बार शराब के नशे में अपनी गोलियों से भरी 12 गैज की बंदूक हाथ में लेकर उसे हवा में लहराना शुरू कर दिया था, या फिर वो घटना जब एक लड़का हाथ में चाकू लेकर एक लड़की को बार-बार धमका रहा था। जवाब में वो लड़की बेहद निरस्कारपूर्वक ढंग से उसका अपमान कर रही थी। बाद में मैंने उसी लड़की से शादी भी की है। इसी तरह एक बार जब हम सर्दी के मौसम में एक बेहद ऊंचे पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठे थे, तो मेरा एक दोस्त बेवजह उस पेड़ पर चढ़ गया और एक पतली डाल पर पैर रखते हुए आगे बढ़ते समय अचानक अपनी पीठ के बल आग के बिल्कुल करीब आ गिरा। जब तक हम सब संभल पाते तब तक उसका खास संगी जो उसके साथ ही पेड़ पर चढ़ा था, अपनी बेवकूफ़ी में खुद भी धड़ाम से नीचे आ गिरा। उन पार्टीज़ में आने वालों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता था कि वे आखिर वहाँ क्या कर रहे हैं। क्या उन्हें वहाँ अपने किसी चीयरलीडर से मिलने की उम्मीद होती थी, या फिर वे कुछ ऐसा होने के इंतज़ार में रहते थे जिसका विकास होना असंभव था। हालांकि इनमें से पहले विकल्प को प्राथमिकता मिलती, पर हमारे कस्बे में प्रशंसक दुर्लभ थे। पर दूसरा विकल्प सच के ज़्यादा करीब था। मुझे लगता है कि ये कहना तो और भी रोमानी होगा कि अगर हमें उस समय कोई उत्पादक काम करने का प्रस्ताव मिला होता, तो अपनी उकताहट में हम फ़ौरन उसे स्वीकार कर लेते, पर ये सच नहीं है। हम सब समय से पहले ही चिड़चिड़े, सनकी और दुनिया से थके हुए लोग हो गए थे, जो कपटपूर्ण ढंग से उन ज़िम्मेदार गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे, जो हमसे बड़े हमारे लिए आयोजित करने का प्रयास करते रहते थे, जैसे डिबेट क्लब्स, एयर कैडेट्स और स्कूल में होने वाली खेल-कूद प्रतियोगिताएं। वो ऐसा दौर था जब कुछ भी करना बढ़िया नहीं माना जाता था। 60 के दशक के उत्तरार्ध की परिवर्तनवादी हस्तियों ने सभी युवाओं को टर्न ऑन, ट्यून इन, ड्रॉप आउट, संवेदनशील बनो, संवाद करो, आत्मनिर्भर बनो की सलाह दी थी। मुझे नहीं पता कि इससे पहले किशोर उम्र का जीवन कैसा होता था। क्या सन 1955 के दौर में एक किशोर लड़के का किसी क्लब की गतिविधियों में पूरे दिल से शामिल होना सही माना जाता था, क्योंकि इसके 20 साल बाद के दौर में ऐसा कुछ करना निश्चित रूप से कोई बहुत मज़ेदार बात नहीं मानी जाती थी। हम में से कई लोग संवेदनशील और आत्मनिर्भर तो बन गए, पर संवाद करने वाले नहीं बन सके। मैं उस कस्बे से कहीं और जाना चाहता था, और ऐसी इच्छा रखने वाला मैं इकलौता इंसान नहीं था। उस कस्बे को छोड़कर कहीं और जाने वाले सभी लोग कहीं न कहीं ये बात हमेशा से जानते थे कि 12 साल की उम्र तक उन सबको वहाँ से चले जाना है। ये बात मैं और मेरी पत्नी भी जानती थी, जो मेरे साथ ही वहाँ
पली बड़ी थी और बचपन से मेरे पड़ोस में ही रहती थी। वहाँ के मेरे दोस्त जो आखिरकार फे फेयरव्यू छोड़कर कहीं और चले गए और वे भी जो हमेशा वहीं रहे। उन्हें भी ये पता था, फिर भले ही उन्होंने अपने जीवन में कोई भी रास्ता चुना हो, कॉलेज की शिक्षा का महत्व समझने वाले परिवारों में ये एक अनकही उम्मीद जैसा था कि हर बच्चे को एक दिन अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए यहाँ से कहीं और जाना ही है। दूसरी ओर जो लोग अपेक्षाकृत कम शिक्षित परिवारों के थे, उनके भविष्य की योजना में कॉलेज की पढ़ाई का कोई स्थान नहीं था। पर ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कोई कमी रही हो। उस दौर में उच्च शिक्षा का खर्च बहुत कम हुआ करता था और अल्बर्टा प्रांत में अच्छे वेतन वाली नौकरियों की भी कोई कमी नहीं थी। मैंने सन 1980 के दौर में एक प्लाईवुड मिल में काम करके जितने पैसे कमाए थे, उतने पैसे अगले 20 साल तक कोई भी अन्य काम करके नहीं कमाए जा सकते थे। तेल की प्राकृतिक संपदा से भरपूर अल्बर्टा में 1970 के दौर में कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहता था क्योंकि उसके पास इसका खर्च उठाने के पैसे नहीं थे। कुछ अन्य दोस्त जो अलग किस्म के थे और कुछ ऐसे दोस्त जो पिछले दोस्तों जैसे ही थे। हाई स्कूल में जब मेरे समूह के सारे आवारा लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, तो मैंने 2 नए दोस्त बना लिए। वो दोनों फेयरव्यू से बाहर के थे और वहाँ बोर्डिंग स्टूडेंट के तौर पर पढ़ रहे थे। वे जिस कस्बे से आए थे, वो इतना पिछड़ा हुआ था कि वहाँ 9वीं कक्षा के बाद कोई स्कूल ही नहीं था। उनके उस कस्बे का नाम वियर कनयन भालू घाटी था। आप देख सकते हैं कि कस्बे के नाम से ही उसकी पिछड़ेपन का एहसास हो जाता था। वे दोनों लड़के महत्वाकांक्षी स्वभाव के थे। वे विश्वसनीय थे और घुमा फिरा कर बातें नहीं करते थे। साथ ही वे खूब हंसी मजाक भी करते थे। जब मैंने फेयरव्यू से 90 मील दूर स्थित ग्रैंड प्रेरी रीजनल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अपना कस्बा छोड़ा, तो उनमें से एक वहाँ मेरा रूममेट भी बना, जबकि दूसरा लड़का उच्च शिक्षा के लिए कहीं और चला गया। उन दोनों का लक्ष्य ऊंचा था, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ा। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो मैं बड़ा खुश था। मुझे वहाँ समान सोच वाले छात्रों का एक नया और बड़ा समूह मिला। वियर कनेन का मेरा वो दोस्त भी उसी समूह का हिस्सा बन गया। हम सब साहित्य और दर्शन के प्रति मोहित थे। हम लोग ही अपने कॉलेज के छात्र संघ के सर्वे सर्वा थे। कॉलेज में न्यू नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन करके हम छात्र संघ को आर्थिक स्तर पर लाभपूर्ण स्थिति में ले आए थे, जो कॉलेज के इतिहास में पहली बार हुआ था। भला कॉलेज के लड़कों को बियर बेचकर किसी को घाटा हो सकता है। हमने वहाँ एक अखबार भी शुरू किया था। हमने छोटे छोटे सेमिनारों में राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य के अपने प्रोफेसर्स को जाना, जो कॉलेज में हमारे पहले साल की सबसे ख़ास बात थी। हमारे प्रशिक्षक हमारे उत्साह के प्रति धन्यवाद का भाव रखते थे और हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे। हम वाकई एक बेहतरीन जीवन बनाने की दिशा में अग्रसर थे। अब मैं अपने अतीत से बहुत दूर निकल आया हूँ। जब आप एक छोटे से कस्बे में रहते हैं, तो हर कोई जानता है कि आप कौन हैं। वहाँ आपका जीवन एक तय गति से धीरे धीरे घिसटता रहता है।
वहाँ आप अपने अतीत के प्रभाव से भी नहीं बच सकते। उस ज़माने में हर चीज़ ऑनलाइन भी नहीं हुआ करती थी, जिसके लिए मैं वाक़ई ईश्वर का शुक्रगुज़ार हूँ। पर हर किसी की कही अनकही उम्मीदों और यादों में ये बात आज भी अमिट रूप से दर्ज है। ओके, टाइम ओवर।